हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं आप सभी, कैसे हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज़ में आज की जो क्लास होने वाली है यह 24 नवंबर सेकेंड शिफ्ट की होने वाली है। अब जो लोग देख रहे हैं लगातार वो बोलेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट कहाँ गई, फर्स्ट शिफ्ट 24 नवंबर की कहाँ गई है। फर्स्ट शिफ्ट के तो प्रश्न सॉल्व भी नहीं कराए मैंने। तो देखिए, जो मेरे पास पीडीएफ है इसका, उसमें 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन गायब ही हैं। बस उसमें क्वेश्चन नंबर दिया गया है और ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी पीडीएफ है या फिर कुछ आपके पास 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पीडीएफ हो जिसमें मैथ्स के प्रश्न दिए गए हों, तो आप मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप में और फिर मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए 24 नवंबर की सेकंड शिफ्ट से शुरुआत करते हैं और फिर आगे इसी क्रम में जारी रहेंगी ये क्लासें। और उसके बाद कोशिश करेंगे, जब एक बार ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, सारी शिफ्टें कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर कोशिश करेंगे कि जो शिफ्टें नहीं हुई हैं उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ करके, कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगा करके आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि 2021 में जो पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उन पेपरों में गणित के जो भी प्रश्न आए हैं उनका शिफ्ट वाइज मैं सोल्यूशन करा रहा हूं और इसके साथ रीजनिंग का भी करा रहा हूं। तो रीजनिंग की क्लास आप लोगों को सुबह 6 बजे मिलती है, मैथ्स की यह क्लास शाम को 7 बजे मिलती है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 6 पुरुष और महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा कर सकती हैं। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगी? आप इसे कैसे लगाएंगे? देखिए, आपको क्या करना है, इसमें से 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुषों की, मान लीजिए एक पुरुष की क्षमता m है तो 6 पुरुषों की क्षमता कितनी होगी? 6m होगी। और 8 महिलाओं की क्षमता, तो एक महिला की क्षमता, मान लीजिए महिला है तो ओमेन कर देंगे, W है तो 8 महिलाओं की क्षमता कितनी होगी? 8W होगी। तो 6 पुरुषों और 8 महिलाओं की क्षमता मिला करके कितनी होगी? 6m + 8W, ठीक है। और यह बराबर किसके है? क्योंकि इसी काम को इतने ही समय में 3 पुरुष और 13 महिलाएं, यानी 3m + 13W, 3 पुरुष और 13 महिलाएं कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनकी क्षमता यानी 6 पुरुष और 8 महिलाओं की क्षमता 3 पुरुष और 13 महिलाओं की क्षमता के बराबर होगी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हम m यानी पुरुष जो m लिखा हुआ है इसे एक तरफ करेंगे तो 6m - 3m कितना बचेगा? 3m बराबर 8W को इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 5W। और अगर यहाँ पर मैन और वोमेन का रेशियो बनाए तो कितना का? 5 और 3। अगर एक पुरुष की क्षमता 5 है तो महिला की क्षमता क्या है? 3 है। दोस्त देखिए, पुरुष काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और क्षमता कितनी है? 5। तो 12 × 5 यह टोटल काम है। 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? एक महिला की क्षमता 3 है तो 4 महिलाओं की क्षमता क्या होगी? 3 × 4 होगी। बस 4 × 3 = 12, 12 से 12 कैंसिल, बचेगा कितना? 5 और 5 दिन। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 2 मोबाइल फोन प्रत्येक 6000 में बेचता है, मतलब दोनों को एक ही रेट में बेच रहा है 6000, जिनमें से एक मोबाइल पर उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे मोबाइल पर 25% की हानि होती है। समझने की कोशिश करिए, एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रही है, और जबकि बेच दोनों सेम रेट पर रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। सीपी क्रय मूल्य कुछ भी हो लेकिन एसपी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और क्रय मूल्य कुछ भी क्यों हो? क्योंकि एक में हानि होगी एक में लाभ होगा, तो जाहिर सी बात है कि क्रय मूल्य बराबर नहीं होंगे, विक्रय मूल्य क्योंकि हमें बराबर रखना है। अगर 25% का रेशियो बनाए दोस्त, 25% का रेशियो क्या बनेगा? 1/4। अगर 4 में से 25% का यानी 1 का लाभ हो रहा है तो बिकेगी कितने में? 4 में कोई वस्तु खरीदी गई, कितने में बिकेगी? 5 में, ठीक है। और जहां पर 25% की हानि हो रही है वह 4 में खरीदी गई और 1 की हानि यानी 3 में बिकी। लेकिन यहां पर बोला क्या जा रहा है कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक 6000 में बेचा जाता है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। विक्रय मूल्य समान होने के लिए
यह जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है इसे 3 से गुणा करेंगे और इसे 5 से गुणा करेंगे। जब इसे 3 से गुणा करेंगे, यहां पर लिख लेते हैं, जब इसे 3 से गुणा करेंगे तो 3 पची 15 और 3 चौको 12। अगर सीपी 12 है तो एसपी कितना होगा, 15 होगा। इसे जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, यानी क्रय मूल्य कितना है, 20 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 होगा। यहां पर हानि होगी, यहां पर लाभ होगा। टोटल इसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है पूरे लेन देन में, ये बताना है। तो 20 + 12 यानी दोनों का सीपी कितना है मिला करके 32। 32 में यह दोनों वस्तुएं खरीदी इसने, दोनों मोबाइल फोन खरीदे और बेचे कितने में, 30 में। तो इसे क्या हुआ, 2 की हानि हुई। 2 की हानि हुई 32 में से, 2/32 गुणे 100, 2 से भाग कर देंगे 16 आ जाएगा। 4 चौको 16, 25, तो 25/4 कितना आ जाएगा, 4 छंग 24, 1 बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6.25% की हानि होगी, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। 6.25% की हानि, क्योंकि 32 में खरीदा गया और बेचा कितने में गया, 30 में। देखिए सीपी यह है और एसपी यह है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार कोई गैजेट 25% छूट पर 1125 में खरीदता है। यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता तो उसे कितना लाभ होता। दोस्तों सीपी कितना दिया गया है, सीपी 1125। देखिए अगर हम अंकित मूल्य मान लें 100 यूनिट मान लेते हैं, अंकित मूल्य कितना है, 100 यूनिट है, यानी मार्क प्राइस जो है, एमपी जो है वह कितना है, 100 यूनिट है। 25% की छूट दे रहा है तो कितने में बेचेगा, 75 में। मतलब 25% की छूट पर खरीद रहा है तो खरीदेगा कितने में, 75 में। यानी जो सीपी है वह कितना है, 75, और इधर सीपी कितने रुपए है, 1125 रुपए, यानी 75 यूनिट बराबर कितना है, 1125 रुपए। वह इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर के अगर बेचे तो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा ना। 10% की छूट देगा तो 90 में बेचेगा, यानी जो एसपी होगा वह कितना होगा, 90 होगा। तो यहां से इसे कितना लाभ मिलेगा, 75 में से कितना लाभ मिलेगा, 15 का। 75 + 15 बराबर 90, और 75 यूनिट बराबर कितना है, 1125 है। तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा, 1125/75 गुणे 15, 15 पची 75, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, यानी 225 रुपए। कितने का लाभ हुआ, 15 यूनिट का लाभ हुआ, और 15 यूनिट बराबर कितना है, 225 रुपए के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कितना प्यारा प्रश्न है। एक निश्चित धनराशि है, 9.6% की ब्याज की दर है और 15 महीने का साधारण ब्याज लगता है इसमें। उसी धनराशि पर 11.4% की वार्षिक दर से 8% का जब ब्याज लगेगा तो उससे कितनी ज्यादा है, 1320 अधिक है। वह धनराशि ज्ञात करो, क्या धनराशि होगी ये बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर 15 महीने का ब्याज लग रहा है तो ब्याज कितने % लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर महीने बराबर लगेगा ना। और एक वर्ष का ब्याज कितना है, 9.6% है। 15 महीनों में, तो महीनों को काहे में बदल लेंगे, वर्ष में, 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 से भाग करेंगे तो निकल आएगा कितने वर्ष होंगे। अब 15/12 वर्षों में 9.6% का रेट लगेगा तो टोटल कितना % आ जाएगा, तो 12 8 96.8 और 15 8 120 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12% का टोटल ब्याज यहां पर लगेगा। ठीक है, और अगर यहां पर 11.4% की दर से 8 महीने का ब्याज काउंट किया जाए तो महीने को काहे में बदल लेंगे, वर्ष में, क्योंकि यह वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 8 24, 3.8 को गुणा करेंगे 2 से, 2 8 16, 2 तिया 6, 1 7, 7.6%। मतलब देखिए क्या है, क्या बोला गया यहां पर राशि कितनी ज्यादा है, 1320 अधिक है। यह जो साधारण ब्याज यहां पर मिल रहा है 12% वाला जो साधारण ब्याज है, यह 7.6% से कितना ज्यादा है, 1320 ज्यादा है।
और अगर 7.5 से 12% को देखें तो यह कितना परसेंट ज्यादा है यहां पर 4.4%। तो 4.4% बराबर कितना है 1320 रुपए के है। 4 से काट दें, 11 से भी कट जाएगा तो 11 चौको 44.4% बराबर 11 से काटेंगे 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 120 दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 1% बराबर कितना आएगा 4 तिया 12 यानी 300 रुपए। 100% बराबर क्या होगा, मूलधन क्या होता है 100% होता है, तो 100% बराबर 1 2 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा 30,000 रुपए, यानी ऑप्शन 1 यहां पर सही होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर गुप्ता परिवार अपने मासिक बजट को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित करता है कि उक्त वस्तु पर 8% अतिरिक्त धन ही व्यय हो। मतलब उसका जो खर्च है वह केवल 8% ही बढ़े, जबकि रेट कितना बढ़ रहा है 20% की वृद्धि हो रही है रेट में। तो पूछा जा रहा है कि वह अपने वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपको बिल्कुल सिंपल सा मेथड बता दें तो क्या होगा कि यहां पर जो 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि का मतलब 120%, रेट में 20% की वृद्धि हुई मतलब 120% हो जाएगा। और इसे हम क्या मान लेंगे कि यह जो है यह हमारी पुरानी खपत है। ध्यान रखें, जो पुराना उपभोग है, कितना खर्च हो रही है राशि, यह अगर हम देखें यानी कितनी वस्तु खर्च हो रही है या कितनी वस्तु खरीदी जा रही है, तो वह पुरानी खपत हम मान लेंगे। किसको, जो रेट में वृद्धि हुई होगी। 120 यूनिट पुरानी खपत है, और जो धन खर्च हो रहा है, टोटल खर्चा जो हो रहा है 8% अतिरिक्त, यानी 8% और, तो कितना होगा 100 में से 8 बढ़ा देंगे, 108% खर्चा होगा। तो इसे क्या मान लेंगे, नई खपत। अब पूछा जा रहा है कि बढ़ी हुई राशि के प्रबंधन के लिए उस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखिए, पहले 120 यूनिट टोटल जो वस्तु का उपभोग हो रहा था, अब 108 यूनिट का होगा, तो कितने की कमी हुई 12 यूनिट की कमी हुई, 12 बटे 120, कितने परसेंट का उपभोग कम होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 नीचे आ जाएगा, 10 से काट देंगे कितना आएगा 10%। तो कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, 10% की कमी करनी चाहिए। ठीक है, अगर इसे हम बेसिक थ्योरी से लगाएंगे तब भी लग जाएगा। यह है कि थोड़ा सा आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह से मान लेते हैं इसे 20% की वृद्धि हुई तो 120 यूनिट पुरानी खपत है, 8% का अतिरिक्त धन व्यय हुआ तो 108 यूनिट नई खपत है, यानी जो खर्च होगा वो नया खपत होगा, जो वृद्धि होगी किसी के मूल्य में वह पुरानी खपत होगी। और फिर निकालेंगे कि उसे खपत कितनी कम करनी पड़ी है, 12 यूनिट बटे 120 गुणे 100, कितना आ जाएगा 10%। तो मेरे हिसाब से यह सबसे सिंपल मेथड है, आप इसका यूज करेंगे और प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखो दोस्तों, 5 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी, मतलब अगर राशि 1 थी तो 2 हो गई, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम देखेंगे कि कितने गुना हुई, 2 गुना हो गई 5 वर्ष में, तो अगले 5 वर्षों में क्या होगी, फिर से 2 गुना हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 1 से 4 होने में कितने वर्ष लगे, 5 + 5 यानी 10 वर्ष। बता, कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि किस प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिए कि किस प्रश्न में आपको क्या समझ में नहीं आया है। मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य एकमात्र है कि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपको किसी तरीके से नहीं समझ में आया, आप कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ, मैं उसे 2-3 जितने भी तरीकों से आपको समझने में आसानी होगी, मेरे हिसाब से वह प्रश्न आपको किस तरह से समझ में आएगा, मैं आपको उस तरह से समझा करके आपके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको क्लास में मजा आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि इन क्लासों से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो उसके साथ भी इन क्लासों को शेयर कर दीजिए। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक निश्चित धनराशि पर 8.8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है वह 12,236 रुपए है। समान राशि पर, मतलब जो राशि होगी मूलधन होगा वह समान होगा, लेकिन ब्याज और समान दर पर, दर भी समान राशि भी समान, केवल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। 4 सही 3/8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा दोस्त, राशि निकालनी होगी। मिश्रधन हमें दिया जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर 8.8% का दर है, 8.8% की दर है तो 3 सही 3/4 वर्षों में टोटल कितने परसेंट ब्याज लग रहा होगा। तो 4 3 12 3 15 गुणे 15 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30 का 0 हाथ से लगे 3, 15 दूनी 30, 3 33, यानी टोटल 3 सही 3/4 वर्षों में कितना ब्याज लगा होगा, 33% का ब्याज लगा होगा। राशि अगर 100 यूनिट रही होगी तो 33% का ब्याज जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 133% हो जाएगी। और 133 यूनिट यानी 133% बराबर कितना दिया गया है, 12,236। ठीक है, अगर यहां पर 133% बराबर 12,236 यूनिट दिया गया है तो देखिए ब्याज कितना होगा। दर समान है 8.8% ही रहेगा, और समय कितना है 8 चौको 32 और 3 35 बटे 8, 8 से काट देंगे कितना आएगा 1.1, 11 25 55, 11 3 33 और 5 38, तो 38.5 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, अगर 1 यूनिट का मान निकालें तो 133 से इसे भाग कर देंगे। यहां पर 133 से भाग करके देख लेते हैं कितना आएगा, 122 3 6 भाग करेंगे कितना आएगा, 9 बार जाएगा, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27 और 2 29, 9 कम 9 और 2 11, यहाँ पर कितना आया 7 6 13, और यहाँ पर कितना बचेगा 11, तो 9 2 11, 2 आ जाएगा, इधर आएगा 6, 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 कम 2, तो कितना आया 92। 1 यूनिट बराबर कितना है 92 आया है, तो 38.5 यूनिट बराबर क्या आएगा 38.5 गुणे 92, बस इसका गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 के 0 हासिल लगे 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 3 6 1 7, 9 पंचे 45, 9 अट्ठे 72 और 4 76, 9 त्रिका 27 और 6, 27 और 6 कितना होगा 33, तो कितना आ जाएगा 0, 7 5 12 के 2 हासिल लगे 1, 7 7 14, 4 3 दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा 3442। कोई ऑप्शन तो है नहीं 3442, गलत क्या हुआ, 2 पंचे 10, 2 सती 14, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 3 6 1 7, ठीक है। 9 पंचे 45 हासिल लगे 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76 हासिल लगे 7, 9 त्रिका 27 और 7 34, ओहो यहाँ पे गलत हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, 7 5 12 के 2 हासिल लगे 1, 7 7 14 के 4 हासिल लगा 1 5, 3542। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 3542 यहाँ पर आ जाएगा और ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया, 39,000 की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/3 है और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है। ए का हिस्सा ज्ञात करो, ए का हिस्सा बताना है। ए और बी का अगर रेशियो निकालने क्या आएगा, ए बराबर किसके है, बी के 1/3 के, तो बी को इधर भेज दें, ए बटे बी बराबर कितना है 1/3, यानी ए अनुपात बी बराबर 1:3। बी को सी से 20% अधिक धनराशि मिलती है, यानी कि अगर यहाँ पर बी और सी की बात करें, सी को अगर 100 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा 120, 20% अधिक मिलेगा, 0 से 0 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यानी बी अनुपात सी बराबर कितना है 6 और 5। तो यहाँ से ए और बी और सी का अनुपात निकालेंगे 1 3, और यहाँ पर कितना है 6 5, 3 इधर बढ़ा देंगे 6 इधर, गुणा कराएंगे 5 3 15, 6 का 18,
और ये 6 कम 6, ठीक है। चाहे तो भी 3 से काट लें तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 पच्ची 15, कितना आ जाएगा 2:6:5 आ जाएगा। अगर इन तीनों को जोड़े तो 6 5 11 और 11 और 2 13, तो 13 यूनिट बराबर है 39,000 के। 1 यूनिट बराबर 13 तिया 39, 3,000 के। एक का हिस्सा बताना है तो 2 यूनिट का मान निकालना है। 2 यूनिट बराबर 3 दूनी 6,000, 6,000 यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको क्या करना है, केवल सरल करना है। कैसे करेंगे शेयर, सरल कैसे करेंगे, चलिए देखिए मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूं। 2 + 3 भागित 2 ऑफ लगा हुआ है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 3 भागित 3 कितना होगा 1 होगा, तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस, और यहां पर कितना लिखा हुआ है 2 ऐसे ही लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। देखिए यहां पे क्या है 2 ऑफ 1/2 यानी 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना 1 और 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 - 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 3 कितना होगा 3 प्लस 2 है गुणा 2 8 16 और 16 3 19/2, 2 से 2 कैंसिल, 19 है और 19 से कम 19 हो जाएगा। 19 + 3 कितना होगा 22, 19 3 कितना होगा 22, ऑप्शन 4 यहां पर सही हो जाएगा। समझ गए हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचा, यदि उसने इसे 72 अधिक में बेचा होता तो 16% का लाभ प्राप्त होता। अगर मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी तो 8% की हानि पर यानी 92 में बेच रहा था और 16% लाभ में बेचता तो कितने में बेचता दोस्त 116 में बेचता। बताइए इसे कितने का यहाँ पे कितने रुपए अधिक में बेचना होता, कितने यूनिट अधिक में बेचना होता, तो 24 यूनिट। 116 में से 92 को घटा देंगे, कितना यूनिट ज्यादा में बेचना होता 24 यूनिट, और 24 यूनिट बराबर किसके है 72 रुपए के है। तो 1 यूनिट बराबर कितने रुपए के 3 रुपए के। पूछा क्या जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, और सीपी क्या है दोस्त 100 है। 100 यूनिट बराबर किसके होगा 300 रुपए के, यानी यहां पर ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम 45x है, एचसीएफ x है, तो एचसीएफ का कितने गुना होगा 45 गुना होगा। दोनों का योग कितना है 1518 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46x बराबर कितना है 1518। तो x बराबर क्या होगा 1518 बटे 46। 46 से क्या करेंगे 1518 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग दे करके देख लें। 46 से 1518 को 4 तिया 12, 3 छंग 18, 3 चौको 12, 1 13, 8 3 11 और इधर 1 और इधर आएगा 8, 3 बार जाएगा 36 का 18, 3 चौको 12, 1 13, कितना आएगा 33 आ जाएगा 33। x बराबर कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, यानी एचसीएफ कितना है दोस्त 33 है और एलसीएम कितना है 33 गुणे 45 है, ठीक है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित, देखिए इसमें ना 2-3 प्रश्न एक ही में मिक्स कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यह प्रश्न आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आपका अगर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यह प्रश्न आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा। और मैं एसडी यादव की सीरीज चला रहा हूं, अगर आपको मैथ्स में कोई भी दिक्कत है तो एसडी यादव की सीरीज में चला रहा हूं डेली सुबह 10 बजे। एसडी यादव टाइप वाइज एक एक टाइप को अलग अलग वीडियो में अलग अलग क्लास में कवर कर रहा हूं, जिससे आपका मैथ्स में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कमजोर आपको महसूस हो रहा है कि आप मैथ्स में कमजोर हैं, आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीजें, तो आपको एसडी यादव वाली सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। अब यहां पर समझते हैं
कि यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। यानी वह संख्या क्या होगी जिसे विभाजित किया जा रहा है, भाज्य होगा, और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहां पर विभाजित किया जा रहा है यानी भाजक कौन है, 16। तो संख्या क्या होगी हम ये समझ लेते हैं। पहली संख्या क्या होगी, जो फर्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 16 गुणे 18 प्लस 9। ठीक है, अगर हम यहां पर क्या करें, 9 को कॉमन कर लें तो ये कितना आ जाएगा, 16 गुणे 2, 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी 33 गुणे 9, तो 9 त्रिका या फिर ऐसे लिख ले 9 गुणे 33। एक संख्या कितनी है, 9 गुणे 33। हमें दूसरी संख्या बतानी है और आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अगर हमें सेकंड नंबर यहां से निकालना हो तो क्या करेंगे, लासा गुणे मासा यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में फर्स्ट नंबर, इतना कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना है, 33 गुणे 45, क्योंकि x का मान कितना है 33, तो एलसीएम कितना है 45 गुणे 33 यानी 33 गुणे 45 गुणे एचसीएफ कितना है 33 बटे पहली संख्या कितनी है 9 गुणे 33, 33 से 33 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 पंचे 45। दूसरी संख्या कितनी आएगी 33 गुणे 5 यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16। तो दूसरी संख्या क्या आएगी दोस्त, 165 आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 से 3 प्रश्न, यहाँ पर 2-3 प्रश्नों को एक ही में मर्ज कर दिया गया और एक नया प्रश्न बना दिया गया है। इससे आपको यह देखने में तो कठिन लग रहा होगा और थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेटिव भी हो, थोड़ा सा आपका समय भी लग जाए, लेकिन यह प्रश्न बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल और जल के विलयनों ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 7:9, 5:3 हैं। ए और बी को x अनुपात y के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात 9:7 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो। एक विलयन है A जिसमें अनुपात जल और अम्ल और जल का अनुपात कितना है 7:9 है। दूसरा विलयन है B जिसमें अम्ल और जल का अनुपात कितना है 5:3 है। इनको कुछ अनुपात में मिलाया जा रहा है जिससे जो परिणामी विलयन बन रहा है ना उसमें अम्ल और जल का अनुपात 9:7 बन रहा है। तो देखिए हमें करना क्या है, हमें यह करना है कि सबसे पहले तो हर जगह पर टोटल विलयन की वैल्यू बराबर कर लेंगे। टोटल विलयन की वैल्यू क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यहां पर 7:9 है तो 9:7 कितना होगा 16, 5 और 3 कितना हो रहा है 8, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से गुणा करा देंगे। तो पहले विलयन में तो यह विलयन ए में जो अम्ल और जल का अनुपात है यह 7:9 ही रहेगा, लेकिन जो विलयन बी है इसमें 2 से गुणा कराना है तो क्या करा देंगे 5 दूनी 10 अनुपात 2 तिया 6, 10:6 हो जाएगा। और इन दोनों का जो परिणामी विलयन प्राप्त हो रहा है उसका अनुपात कितना है 9 और 7, तो 9 7 कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी यह तो बिल्कुल बराबर है। अब हमें यहाँ पर एलिगेशन लगाना है और उसके लिए कैसे एलिगेशन लगाएंगे समझ लीजिए। यह है विलयन ए और यह है विलयन बी। हम इसमें चाहे अम्ल को ले लें या फिर हम जल को ले लें, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हम अम्ल को ले रहे हैं तो हर विलयन से हम केवल अम्ल को ही लेंगे। जैसे यहाँ पर ए की जगह पर हम क्या कर लेंगे, विलयन ए से हम केवल अम्ल को ले लेंगे। अम्ल कितना है 7 है। विलयन बी में अम्ल कितना है 10 है और परिणामी विलयन में अम्ल कितना है 9 है। 10 में से 9 गया कितना बचा 1 और 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2। यानी विलयन ए और बी को किस अनुपात में मिलाया गया, 1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। ठीक है, अगर देखिए आप यहां से अम्ल ना लेकर के जल लेते तो विलयन ए और विलयन बी दोनों से जल लेते। विलयन ए में जल कितना है 9, विलयन में बी में जल कितना है 6 और इन दोनों के परिणामी विलयन में जल कितना है 7 है। 7 में से 6 गया कितना बचता 1 और 9 में से 7 गया कितना बचता 2। तो अम्ल ए और विलयन बी में अनुपात कितना होता, मिलाने का 1:2 होता। तो आप जिस मर्जी जो मर्जी चाहे जल या विलयन में जल या फिर अम्ल कुछ भी आप लेकर के इसे बना सकते थे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखने वाली बात क्या है समझ लीजिए बड़े ध्यान से कि यहाँ पर जो विलयन की मात्रा है
विलयन ए और विलयन बी दोनों में आपको बराबर करनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे इसे हमने 2 से गुणा करा दिया, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, और 9 7 कितना होगा 16 होगा। तो आपको यहाँ पर इनकी जो वैल्यू है वो बराबर करनी पड़ेगी विलयन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या होगा इसमें? यदि एक बिलियन, बोला क्या जा रहा है, यदि एक बिलियन और एक शंकु की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, देखें बेलन की त्रिज्या हम कैपिटल एच अगर मान लें, सॉरी कैपिटल आर मान लें, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 1 है, और शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर माने तो कितनी है 2 है। बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच माने तो 2 है, और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच माने तो कितनी है 1 है। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहां पर केवल 1/3 का अंतर है, अगर इन दोनों का अनुपात बनाए तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। आर यहां पर है, ये बेलन का है, तो यहां पर कैपिटल आर और कैपिटल एच कर देते हैं, और यहां पर स्मॉल आर और स्मॉल एच रहने देते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और एच कितना है 2 है, तो 2 1 कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अनुपात 1/3। स्मॉल आर की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 इंटू एच, तो यहां पर 1 हो जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो 4 1 4। अब यहां पर हर में कितना है 3 है, 3 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे, 2 से इसे काट देंगे, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा यहां पर आ जाएगा 3 1 3, और इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2, तो कितना आ जाएगा 3:2। तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यदि किसी संख्या का 62% किसी दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो दो संख्याएं मान लो, एक संख्या x मान लो, इसका 62% बराबर है दूसरी संख्या y के 3/5 के। ठीक है ना, 5 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20, 2 से इसे काट देंगे 10, और 2 से इसे काटेंगे 2 3 6, 2 1 2। और क्या करेंगे y को इधर भेजेंगे तो x/y बराबर 3 यहां पर है ही पहले से, 10/10 31/10 को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 10/31, यानी कितना आएगा 10 3 30/31। तो x और y का अनुपात कितना आ जाएगा 30:31। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा 30:31 हो जाएगा। इस प्रश्न में क्या करेंगे, एक दुकानदार 5500 में एक कंप्यूटर टेबल खरीदता है। यदि 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 1070 का लाभ प्राप्त करना हो तो कंप्यूटर टेबल का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए मान लीजिए ये अंकित मूल्य है MP, इसमें कितने की छूट देनी है 10% की छूट देनी है। तो 10% की छूट देनी है यानी कितने में बेचना है 90% में बेचना है। तो बिकेगा कितने में? अब 5500 में खरीदा है, उसे 1070 का लाभ लेना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा 5500 प्लस 1070 कितना आ जाएगा 5500 प्लस 1070 कितना आ जाएगा 6570। तो इसे कितने में बेचना है 6570 में बेचना है। तो अंकित मूल्य क्या होगा MP क्या होगा? MP निकालना है, इनका पक्षांतर कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काट देंगे तो 9 7 63, 9 3 27, 1 0 यह है और 1 0 यह कितना आ जाएगा 7300 आ जाएगा। MP बराबर क्या होगा, मार्क प्राइस कितना है 7300, यानी अगर 7300 अंकित कर देता तो 10% की छूट देने के बाद भी उसे 1070 का लाभ प्राप्त हो जाता। ठीक है, इसी तरह से अगला प्रश्न दिया गया है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 4a, सॉरी वृत्त का वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का मतलब क्या है, वर्ग की चारों भुजाओं का योग, एक भुजा अगर a मान लो तो चारों भुजाओं का योग क्या होगा 4a होगा। तो 4a बराबर क्या होगा 2 पाई r। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7 रखनी है, और व्यास कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 2r, व्यास क्या होता है 2r, और 2r का मान कितना है 14 है, तो 4a बराबर 14 गुणित 22/7 कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और a बराबर कितना आएगा 2 से काट देंगे तो 11। a की वैल्यू कितनी है दोस्त 11 है, और बोला क्या जा रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 11 का कर देंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 121, यानी 121 वर्ग सेंटीमीटर। यहां पर आंसर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, आपको समझना है और इसे बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। 3 अंकों वाली 4 संख्याएं हैं, एक तो 34x, 197, 6x4 और 348 का औसत कितना है 386 है। अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो इनका योग कितना होगा 386 गुणे 4। ठीक है, क्योंकि 4 संख्या है तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 छंग 24, हाथ से लगे 2, 4 अठे 32, 2 34, हाथ से लगे 3, 4 3 12 3 15, कितना आ जाएगा 1544। और इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो देखिए यह जो 34x है यह 34 गुणे x नहीं है, यहां पर x की जगह पर कोई अंक होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 340 प्लस x। जैसे मान लीजिए 322 हो तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 320 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से इसे भी लिख लेंगे 340 प्लस x प्लस 197 प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं 600 प्लस 10x प्लस 4, और इधर लिख लेते हैं प्लस 348। अब इन सभी को जोड़ लें तो किसके बराबर होना चाहिए 1544 के बराबर होना चाहिए। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं 340 प्लस 197 प्लस 600 प्लस 4 प्लस 348, और इधर क्या बचेगा 10x प्लस 1x ये है तो कितना हो जाएगा 11x प्लस इन सभी को जोड़ेंगे 8 4 12 और 12 7 19, 19 के 9, हाथ से लगा 1 तो 4 1 5 और 5 और 9, 5 4 9 और 9 18, 18 के 8, हाथ से लगा 1 तो 3 1 4 हो जाएगा, 6 4 10, 1 11, 11 4 11 3 14, 1489 बराबर 11x प्लस 1489 बराबर कितना आ जाएगा 1544। तो 11x बराबर कितना आएगा 1544 माइनस 1489 कर दीजिए, 5 यहाँ पर बचेगा और इधर आएगा 13, 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पर बचेगा 4, 14 और 14 में से 14 0 है 55 आया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त 11 25 55, x की वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी। अब हमें बताना क्या 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 क्या होगा 5 3 15 1 16 और 7x माइनस 2 7 5 35 और 35 माइनस 2 33 का औसत क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे तो 6 3 9 3 1 4 49 बटे 2 कितना आएगा 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 पंचे 10, 24.5 यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए और मैं उस प्रश्न को स्पेशल रूप से थोड़े से और उदाहरणों के साथ आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक खुदरा व्यापारी 850 रुपए में एक ट्रैक सूट खरीदता है, उसका ऊपरी ओवरहेड खर्च 50 रुपए है। यदि वह ट्रैक सूट को 1170 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो भाई 850 में तो खरीदा है और 50 इसमें और खर्च किया तो टोटल खर्च कितना हुआ 900, और टोटल खर्च 900 है तो कास्ट प्राइस कितना आएगा इसे 900 आएगा, क्योंकि 850 में खरीदा और 50 इसमें और खर्च किया तो सीपी टोटल कितना है 900।
बेचा कितने में, 1170 में, यानी SP बराबर क्या है 1170। तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी लाभ, वो कितना हो जाएगा 0। 7, 11 में से 9 गया 2, 270। और 270 का प्रॉफिट हो रहा है 900 में से गुणे 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 त्रिका 27, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा 30%। ठीक है, तो 30% का यहाँ पर लाभ होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक मोटर चालक किसी निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है। सीधा सा फार्मूला क्या होता है, 2xy बटे x प्लस वाई। अगर कोई व्यक्ति बराबर दूरी जा रहा है और बराबर दूरी ही वापस आ रहा है तो उसकी औसत चाल निकालने के क्या फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। और ये xy है क्या, इनकी चालें हैं। ठीक है, तो लगा देंगे ये फार्मूला, 2 गुणे 48 गुणे 32 बटे 48 प्लस 32, तो कितना हो जाएगा 80। इसे सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 8 32 और 4 से काटेंगे 20, 4 से काट देंगे तो 12, 4 से काटेंगे तो 5 और कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 8 से गुणा करा देंगे, 8 चौको 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192 बटे 5 कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 5 8 40, 5 चौको 20, 38.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। इसे सॉल्व करना है और ये तो बहुत आसान है, आप इसे फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसे बहुत आसानी से सॉल्व करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया जाएगा और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना है, 7 प्लस, देखिए कई बार गलतियां क्या होती हैं, जब आप इसका गुणा करेंगे तो 7 से भी गुणा करा देंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही इसे सॉल्व किया, आप हटा 6 पंचे 30 आया, तो आप देखेंगे आगे तो गुणा लगा हुआ है। अब इसे तो सॉल्व नहीं करना है, इसके पहले क्या लगा भाग, अब इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 पंचे 35, 5 गुणे 6 पंचे 30 माइनस 1, तो कितना आएगा 5 तिया 15, 150 और 7 157 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 156, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया गया है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 25 और 150 है, उन संख्याओं में से एक 50 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले अगर हम सेकंड नंबर निकालें, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर फर्स्ट नंबर निकालना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे सेकंड नंबर कर देंगे। तो सेकंड नंबर तो पहले निकालें, दूसरी संख्या क्या होगी, तो 25 गुणे 150 बटे कितना है 50, 50 से काटेंगे 3 आएगा, 25 3 75। दूसरी संख्या 75 है और पहली संख्या क्या है 50 है, दोनों का योग क्या होगा 50 प्लस 75 बराबर 125, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो छात्र शामिल हो रहे हैं किसी परीक्षा में, बी ने दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए हैं, जो ए द्वारा प्राप्त अंकों से 7 कम है। बी को कितने अंक प्राप्त हुए यह बताना है। देखिए ऐसे समझ ले, मान लीजिए ए ने x अंक प्राप्त किए और बी ने y अंक प्राप्त किए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बी ने दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए, यानी बी ने कितने अंक प्राप्त किए, बी बराबर कितने अंक प्राप्त किए, दोनों के योग के x प्लस वाई के कितने परसेंट, 40% अंक प्राप्त किए हैं। और बी के अंक यहां पर कितने, देखो कितने हैं y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 को भेज देंगे इधर तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और 2 से इधर गुणा करा देंगे तो 2x प्लस 2y, 2y को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 2x।
अब y और x एक तरफ कर लेंगे तो y बटे x कितना हो जाएगा 2 और 3 को इधर भेजेंगे बटे 3। यहां पर y और x का अनुपात कितना आया 2:3 आया है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो a द्वारा प्राप्त अंकों से 7 अंक कम है। देखें b ने दोनों के अंकों, यहां से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, b ने दोनों के अंकों के योग के 40% अंक प्राप्त किए जो a द्वारा प्राप्त अंकों से 7 अंक कम है। मतलब b ने जितने अंक प्राप्त किए हैं वह a से 7 अंक कम है। a ने कितने अंक प्राप्त किए x अगर 3 यूनिट है y 2 यूनिट है, यानी a ने 2 यूनिट अंक प्राप्त किया और b ने 3 यूनिट अंक प्राप्त किए, तो b को कितने अंक कम मिल रहे हैं 1 यूनिट कम अंक मिल रहा है और 1 यूनिट बराबर कितने अंकों के है 7 अंकों के है। तो b को कितने अंक प्राप्त हुए, b को कितने अंक मिले हैं 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा 7 दूनी 14 होगा। यानी b ने कितने अंक प्राप्त किए दोस्त 14 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 50 मिनट तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचता है। समय पर विद्यालय पहुंचने के लिए छात्र की चाल कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले तो समझिए कि 50 मिनट तक चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसके विद्यालय घर से विद्यालय तक की दूरी क्या होगी। यह है स्पीड काहे में दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटे में, और जो टाइम दिया गया है वह 50 मिनट में दिया गया है, तो बटे 60 कर देंगे, आवर बन जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। 50 बटे 60 कितना आ जाएगा 25 बटे 6 किलोमीटर। यानी कि उसके जो विद्यालय है उसकी दूरी कितनी है डी, डिस्टेंस कितनी है 25 बटे 6 किलोमीटर है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंच रहा है, मतलब उसे 10 मिनट कम समय लेना चाहिए, लेकिन वह 10 मिनट बाद पहुंचता है। तो निर्धारित समय में पहुंचने के लिए छात्र की चाल क्या होनी चाहिए। अगर वह अभी तक 50 मिनट ले रहा था, अब वह 10 मिनट बाद पहुंच रहा था, 10 मिनट पहले उसे पहुंचना है, यानी निर्धारित समय पर पहुंचना है, तो कितने मिनट उसे कम करने होंगे 10 मिनट कम करने होंगे। यानी अब उसे कितने मिनट में पहुंचना होगा, डिस्टेंस कितना है 25 बटे 6 किलोमीटर, लेकिन अब उसे टाइम कितना लगाना पड़ेगा 40 मिनट, और 40 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटे 3 घंटे। ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, उसके लिए उसकी चाल कितनी होगी, तो स्पीड निकालनी। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 25 बटे 6 और टाइम कितना है 2 बटे 3। 2 बटे 3 को पलट करके ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 बटे 6 गुणे 3 बटे 2। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि सॉरी यहाँ पर गलत हुआ है, क्या गलत हुआ है, अच्छा ये 25 बटे 6 है ना। ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वह कितनी है 25 बटे 6 है। इधर देखते हैं डिस्टेंस कितनी है 25 बटे 6 और 25 बटे 6 गुणे कितना हो जाएगा 3 बटे 2। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 25 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट प्रश्न है आज का। अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है। आज का क्योंकि अब यह लास्ट प्रश्न बचा हुआ है। 4 वर्ष पहले किसी कार्यालय में 45 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष थी। इस अवधि के दौरान 3 और व्यक्ति कंपनी में भर्ती हुए और वर्तमान में कंपनी के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 37 ईयर्स, 37 वर्ष है। 3 नए कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। टोटल कर्मचारी कितने थे दोस्त 45 थे और
4 वर्ष पहले इनकी औसत उम्र कितनी थी? 32 थी। तो वर्तमान में 35 कर्मचारियों की वर्तमान आयु कितनी होगी? वर्तमान में 32 वर्ष पहले थी 4 वर्ष, तो अब 4 वर्ष हो चुके हैं, सब में एक एक 4 वर्ष बड़े होंगे, तो 32 + 4 कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 45 कर्मचारियों की वर्तमान में औसत आयु कितनी होगी? 36 वर्ष होगी। और अगर 3 कर्मचारी इसमें शामिल हुए तो औसत उम्र कितनी हो गई है? 37 हो गई है। जब 3 कर्मचारी शामिल हुए तो कितने कर्मचारी हो गए? 45 3 48, और 48 कर्मचारियों की वर्तमान औसत उम्र कितनी हो गई है? 37 वर्ष हो गई है। यानी कि जो इसमें 3 कर्मचारी शामिल हुए हैं उनकी टोटल उम्र कितनी बढ़ी है? यहां पर देखिए टोटल उम्र में कितनी बढ़ोतरी हुई है? +1 की। औसत उम्र में 1 की बढ़ोतरी हुई है, और टोटल कितने लोग हैं? 48। इसका मतलब टोटल में बढ़ोतरी कितनी हुई? 48 × 48, 48 वर्ष। ये जो 3 कर्मचारी बढ़े हैं इनकी उम्र औसत से 48 वर्ष टोटल ज्यादा रही होगी। तो एक कर्मचारी की उम्र कितनी ज्यादा रही होगी? 3 × 3, 3 × 18, 16 वर्ष। एक कर्मचारी की उम्र कितनी ज्यादा रही होगी? 16 वर्ष ज्यादा रही होगी औसत से। और औसत कितना है दोस्त? 36 वर्ष। तो 36 + 16 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 52। पहले औसत कितना था? 36 था। अब इनकी उम्र कितनी होगी? जो 3 यहां पर शामिल हुए हैं, तीनों की औसत उम्र, तीनों कर्मचारियों की औसत उम्र कितनी होगी? तो 3 कर्मचारियों की टोटल उम्र कितनी बढ़ रही है? 48। तो औसत में कितना बढ़ेगा? 16 बढ़ेगा। औसत में से 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 52 वर्ष आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन 4 52 वर्ष सही हो जाएगा। तो यह थे आज के प्रश्न। आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में और आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है, कुछ भी ऐसा प्रश्न है, कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर के साथ, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उस प्रश्न को और भी उस तरह के कुछ उदाहरण लेकर के बहुत अच्छे तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को बता दें कि दोस्त एसएससी जीडी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्लास डेली सुबह 6 बजे चल रही है, जिसमें मैं 2021 में आए रीजनिंग के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल बिल्कुल मैथ्स की तरीके ही करा रहा हूं। ठीक है, और सुबह 10 बजे SD यादव का सलूशन भी करा रहा हूं। अगर आपको यहां पर कुछ दिक्कत आ रही है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप एक बार कोशिश करिए SD यादव बुक का जो मैं सलूशन करा रहा हूं उसे देखने की। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से मैथ्स में अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल उन बच्चों के लिए उस बैच को चला रहा हूं, SD यादव का सलूशन करा रहा हूं, जिन्हें मैथ्स से या तो डर लगता है या फिर वो बहुत ज़्यादा गणित में कमज़ोर है। ठीक है, तो आई होप आप पूरा फ़ायदा उठाएंगे, जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और मेरा भी सपोर्ट करेंगे। और मेरा सपोर्ट आपको कैसे करना है, आपको पता है कि क्लास को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे आपको कमेंट कर देने हैं, और अगर आपका कोई मित्र है, कोई दोस्त है जिसे इन क्लासों की ज़रूरत आपको लगता है कि होगी, तो उन तक इन क्लासों को पहुंचा करके भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।